इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको कोई और वीडियो संधि से रिलेटेड देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम संस्कृत में संधि टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 में। इसमें जितने भी संधि हैं आज हम उसको डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। और एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको कोई और वीडियो संधि से रिलेटेड देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसको, या जो भी आपको संधि में जिस इस टॉपिक में डर लगता था, तो आज हम उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं और संधि को एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं मेरे भाई, आसान शब्दों में। आगे आने वाले 15 से 20 मिनट आप क्लास को ध्यान से सुनिए और ओवरऑल ये टॉपिक आपका फिर आज के आज ही फिनिश हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही आपको पहले के वीडियोस में भी कहा, हमारा टारगेट 95 प्लस लाना है, तो हम 95 प्लस जरूर से जरूर फोड़ करके आएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से पहले प्रश्न पूछा जाता है आपको वही दिखा देते हैं। बोर्ड एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे आता है संधि से रिलेटेड, तो बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं कि पूछ लेगा कि हरिमोंदे में कौन सा संधि है। ठीक, अभी आपको ये वाला सवाल नहीं आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, आपने जो है इस सवाल को पढ़ा नहीं होगा, ठीक, या इस टॉपिक को अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। उसके बाद इस प्रकार से भी आता है मुनिष्टपति का संधि विच्छेद, यानी एक में पूछेगा संधि क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन होगा आपका बहुकल्पीय प्रश्न का, और दूसरा क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, मुनिष्टपति का संधि विच्छेद क्या होगा। इस प्रकार से मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, यहाँ पर कुछ और, बाकी सभी सवाल सेम होंगे। तो अब इसके बाद आपने देख लिया बोर्ड एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। सिलेबस में हमें कौन कौन सा संधि पढ़ना है। तो संधि क्या है, संधि का अर्थ है जोड़ना। अब इस पाठ्यक्रम में दो प्रकार के संधि हैं हमारे पास, हल संधि, विसर्ग संधि। हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अब हल संधि में कौन कौन सा संधि है, मोयनुस्वारः, अनुस्वारस्य परस्वरः, ठीक है। ये दो संधियां हैं अपने सिलेबस में। और उसके बाद विसर्ग संधि से 4 संधियां पढ़नी है हमको। विसर्जनीय शिशः, ससजुषो रूह, अतोरूर प्लुताद प्लुते और हस च। ये 4 संधियां हमें विसर्ग संधि में और 2 संधियां हमें हल यानी व्यंजन संधि में। तो ओवरऑल हमें 6 संधियां पढ़नी है मेरे मित्रों। 6 संधि अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके ये जो दोनों सवाल हैं आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अपने बोर्ड एग्जाम में 2 अंक यहाँ से पक्के कर पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो है हमारा, हम अब अपने जो है मेन टॉपिक पर आते हैं, समझने के टॉपिक पर, जिसका नाम है व्यंजन संधि हल संधि, ठीक। हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है, इस संधि के कुल 6 भेद हैं, लेकिन हमें कितना पढ़ना है, किंतु हमें अनुस्वार संधि और परस्वर संधि ही पढ़ना है, यानी कि हमें केवल केवल 2 संधियां पढ़नी है। पहला अनुस्वार संधि, दूसरा परस्वर संधि। तो पहले हम व्यंजन संधि में इन दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर जाकर के हम इन चारों निबंधों को, सॉरी, संधि को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आते हैं अपने अनुस्वार संधि पर, ठीक। टॉपिक है हमारा अनुस्वार संधि। इसका जो सूत्र क्या होता है मेरे मित्रों, तो सूत्र होता है मोयनुस्वारः, ठीक है। अब सूत्र से आप समझ गए मोयनुस्वारः है। अब इसका जो है मोयनुस्वारः का अर्थ क्या है, या मोयनुस्वारः के बारे में क्या चीजें होती हैं। जब पदांत में यानी पद के अंत में, ठीक है, म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यानी ये जो एक पद है, पद के अंत में देखो हलंत म आया है, ठीक है। उसके बाद कोई भी, क्या बोला है, कोई भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन यानी क ख ग से लेकर के ज्ञ तक, ठीक। तो ये सभी क्या हो गए, व्यंजन है। देखो वह व्यंजन है, ठीक, ग व्यंजन है, तो यानी म के बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे क के ऊपर एक बिंदी लगा दो, ज के ऊपर एक बिंदी लगा दो, तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हो, हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे, बस इतना ही करना है। इतना ही करना है, आपका मोयनुस्वारः संधि एकदम से क्लियर कंफर्म। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है। यानी जहां पर भी आपको म दिख जाए पदांत में और उसके बाद व्यंजन, कुछ भी व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इसी को मोयनुस्वारः कहते हैं। और यह कौन सी संधि कहलाती है, मोयन अनुस्वार संधि कहलाती है, ठीक है। ओवरऑल हमने पहला टॉपिक समझ लिया। और यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हरिमोंदे में कौन सा संधि है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको एक भी सेकंड लगेगा इसको टिक करने में। तुरंत आप देखोगे अनुस्वार संधि, कहीं कहीं पर मोयनुस्वारः भी लिखा होता है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जो है मोबाइल ये लैग वगैरह कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। और एक चीज इसमें नोट पॉइंट करने की बात है टॉपिक को खत्म करने से पहले, कि पदांत में म के बाद स्वर आने पर
म का अनुस्वार नहीं होता, बल्कि वह आने वाले स्वर के साथ मिल जाता है। यानी व्यंजन आया तो आपने देखा, लेकिन अगर भैया वहीं अगर स्वर आ जाए तो क्या होगा? अगर स्वर आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसी यानी स्वर में उसी चीज को यानी म को ऐड कर देंगे। म को क्या कर देंगे? इस स्वर में मिला देंगे। यानी क्या हुआ? रामम प्लस अगच्छत है तो ये क्या हो जाएगा? रामम गच्छत। यानी ये अ प्लस म, यानी अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, म और अ को ऐड करोगे, आधा मतलब म पर हलंत है और अ को ऐड करोगे तो ये मिलकर के क्या बनाएगा? पूरा म। ठीक है, अ प्लस म, अ प्लस हलंत म इक्वल टू दी पूरा म, तो यहाँ पर वही पूरा म आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलम प्लस आने यानी म प्लस बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, तो वही लिखा है जलमानय। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पर आपका क्या हो गया? अगर स्वर आएगा तो हमें क्या करना है? हूबहू उसको ऐड ऑन कर देना है, जोड़ देना है। अगर व्यंजन आता है तो हम क्या कर देंगे? अनुस्वार लगा देंगे। तो ये जो एक नोट पॉइंट है इसको आपको ध्यान में देना है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो स्वर आने पर इस चीज का आपको खासा ध्यान देना है, आपको जोड़ देना है, सिंपल सा। ठीक, अब नेक्स्ट संधि पर आते हैं। अपना जो है दूसरा संधि है, उसके बाद ये हल संधि आपका समास हो जाए समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा संधि है परस्वर्ण संधि। तो परस्वर्ण संधि में हमने सूत्र लिखा है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। ठीक, इस सूत्र से इस सवाल को किया जाता है। तो सूत्र का मतलब क्या है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2-3 लाइन में, आइए इसको देख लेते हैं। तो क्या है? यदि किसी पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर सदैव उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, यानी पांचवा वर्ण। यानी वर्ग का मतलब आपने समझा होगा। अगर अभी आपने क्या कहते हैं प्रत्याहार एवं वर्ण का उच्चार स्थान नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक करके उसको समझ लीजिए, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा, प्रत्याहार के बारे में ये क्या होता है। ठीक, तो यह प्रत्याहार क्या होते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यह प्रत्य उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यह प्रत्याहार के वर्ड य वर ल य मंगल नम झभ य गर्दश जब गर्दश ख फ छ ठ त चट तौ कपय। ठीक, यानी कि क से लेकर के ल तक के वर्ड आते हैं यह प्रत्याहार में, यानी क से लेकर के ल तक। अभी आपको केवल इतना समझना है, क से लेकर ल तक के जितने भी वर्ड आते हैं वो यह प्रत्याहार कहलाते हैं। आए तो अनुस्वार के स्थान पर सदैव उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो अभी आपने जो भी देखा उसको भूल जाइए। अब यहाँ पर केवल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे शान प्लस तह, यानी कि यहाँ पर क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार का क्या हो जाएगा? अगर ये त आपने देखा, त किस वर्ग में आता है? त का लास्ट अक्षर आप बताइए। तो त थ द ध न, यानी न लास्ट में आता है तो यहाँ पर न लग जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अंग प्लस कितः, कितः में क है। ठीक है, ये क है तो क में क्या हो जाएगा? क ख ग घ अंग, अंग आता है तो यहाँ पर अंग लग गया है। ठीक, ये अनुस्वार की जगह पर अंग आ गया है। ठीक है, बस यही इतना करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या है? त है। ठीक, तो यहाँ पर अनुस्वार है, अब त के बाद क्या आता है? त थ द ध न, तो यहाँ पर आधा न लग जाएगा, ये अनुस्वार की जगह पर। तो आइए उसी तरीके से इसको बताइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? गन, यहाँ पर अंग है प्लस त, इसका क्या हो जाएगा? त थ द ध न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंत हो जाएगा। तह अगर मैंने कर दिया तो गंत है। ठीक, अब यहाँ पे गुम प्लस फितह, फ है, ये क्या है? फ, तो प फ ब भ म, तो प फ ब भ म यानी म आएगा लास्ट में, तो म के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुम्फितः। इस तरीके से इसका ये नहीं होगा कि आधा ना लगा दोगे, क्योंकि ये म वाला है तो म यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब क वाला है तो क्या आएगा? अंगा आएगा, तो क कुंठित, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है? अनुस्वार है और ये वाला देखना है आपको, ठ है, ट ठ ड ढ अड़, तो यहाँ पर अड़ा वाला आएगा, कुंठित। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है संजू। ठीक, सन प्लस जू, वैसे तो इसका बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इय का क्या हो जाएगा? ये च छ ज झ इय, तो यहाँ पर ये हो जाएगा संजू। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अंग का च छ ज झ के हिसाब से, च छ ज झ इय के हिसाब से यहाँ पर इय आ जाएगा। आई होप कि आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे।
तो यहाँ पर आपका परस्वर संधि फिनिश होता हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट वीडियो आपको संस्कृत में किस टॉपिक पर चाहिए उसको आप कमेंट कीजिए मेरे भाई, मैं जरूर से जरूर उस टॉपिक को आपको लेकर के आऊंगा और अच्छे से आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका हल संधि समाप्त होता हुआ अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विसर्ग संधि पर आते हैं। इसमें 4 संधियां हमें पढ़नी है, तो ओवरऑल चारों संधियों को आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी लेकिन ये आपकी लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक की, उसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस जितना मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं या जितना टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, इसी से सवाल आएगा, इसी से छपेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि। हमारे पाठ्यक्रम में मुख्यतः 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है विसर्ग संधि में, यानी जो कि मैंने 4 टाइप अभी आपको स्टार्टिंग में बताए। तो पहला क्या है, विसर्जनीय शिशा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था सिलेबस में, ठीक। तो विसर्जनीय शिक्षा में क्या चीजें हमें करनी है, तो यहाँ पर जो भी चीजें लिखा है इसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर अभी एक सेकंड, पहले अभी यहाँ पर उदाहरण पर आते हैं। मुनि प्लस तपति मुनिश तपति नमः धनते नमस्ते। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जो विसर्ग संधि है इसका क्या हो जा रहा है, सपेरा वाला स हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, स हो जा रहा है। तो यहाँ पर आइए अब इस पर देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या कह रहा है, ठीक। यदि विसर्ग के पश्चात क ख च छ ट ठ त थ प फ, यानी सभी देख रहे हो, सभी जो भी वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, अगर आपने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा होगा तो 5 वर्ग में से देखिए ये वर्ग के पहले दूसरे वर्ण हैं, ठीक। क ख है, ठीक, क ख ग घ में क ख लिया गया है, च छ ज झ ञ में च छ लिया गया है, ट ठ ड ढ अ में ट ठ लिया गया है, त थ द ध न में त थ, प फ ब म में प फ ब प फ लिया गया, ठीक। और उसके बाद स ख स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, क्या हो जाता है, स हो जाता है। खर प्रत्याहार, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके से ये क्या है, खर प्रत्याहार है, लेकिन हमने इसको पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। इसी को खर प्रत्याहार कहते हैं, जो भी मैंने यहाँ पर इतना वर्ड लिखा है इसको खर प्रत्याहार कहते हैं, ठीक। अब मुनि प्लस तपति मुनिश तपति नमः धनते नमस्ते। अब यशः प्लस तनोति क्या हो जाएगा आपका, यशस तनोति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यशस तनोति, ठीक है। अब उसके बाद छात्र प्लस चलति, छात्र प्लस चलति क्या हो जाएगा इसका, एक सेकंड यहाँ पर मैं लिख देता हूं, छात्र चलति। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये विसर्जनीय शिशा आपका हो गया है। अब यहाँ पर उसी को मैंने थोड़ा सा और डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक। अब विसर्जनीय शिशा आपने समझा होगा, अब उसी को एक डिटेल में मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, जब शचुत्व संधि और षटुत्व संधियों का योग हो जाता है तो संधि निम्न 4 खंडों में बढ़ जाती है, ठीक है। कौन से 4 खंड में बढ़ जाती है, यहाँ पर मैंने 4 खंड लिखा है, यानी त थ और स के साथ स ही रहता है, ठीक। ट ठ खटकोड़ वाला के साथ यानी खटकोड़ वाला सा है के साथ क्या हो जाएगा, ख ही रहेगा। च छ और सजम वाला सा है तो यहाँ पर सा ही रहता है, ठीक है। और चौथा क्या है, क ख प फ के बाद में रहने से विसर्ग ही रहता है। तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, यहाँ पर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो 4 हिस्से मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, त थ स ट ठ ख और उसके बाद च छ स, ठीक है। और क ख प फ के बाद विसर्ग ही रहता है, यानी कि अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को आप इसके माध्यम से करने का प्रयास कीजिए, यानी कि हरि प्लस खादति, ठीक है। तो हरि प्लस खादति, तो ख आया है तो ख के लिए क्या बोला है, विसर्ग ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरि खादति, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसे ही आपको समझना है। विष्णु प्लस त्राता, ठीक है, त्राता, त्राता है तो त्राता में अगर त्र को अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, त्र किससे मिलकर के बना है, त प्लस र से, ठीक है। त प्लस र से मिलकर के बना है तो त किस में आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो त यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो त यहाँ पर आ रहा है, उसके लिए स हो जाएगा, ठीक। तो विष्णु त्राता का क्या हो जाएगा, विष्णु विष्णु श्राता, ठीक। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, विष्णु श्राता, ठीक। इस तरीके से सपेरा वाला सा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर वृक्ष प्लस फलति में फ क्या है, यहाँ पर आता है फ के लिए विसर्ग आएगा तो विसर्ग ही रहेगा, यानी कि विष्णु सॉरी वृक्ष प्लस सॉरी वृक्ष फलति, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा हूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं,
वृक्ष फलति। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है छात्र प्लस तिष्ठति, तो यहाँ पर त आया है, त के लिए यहाँ पर जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर दिखाया आपको स रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र तिष्ठति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जैसा कि ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया, छात्र प्लस चलति, तो इसका क्या हो जाएगा आप बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे च है, च के लिए यहाँ पर मैंने दिखाया सलजम वाला सा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रश्चलति। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है सभी सवालों को। तो ये कौन सा संधि है, विसर्जनीय शशः, आपका पहला संधि समाप्त होता हुआ विसर्ग संधि में। ठीक, अब हम नेक्स्ट संधि पर आते हैं, जिसका नाम है ससजुसो रूह। ठीक है, ससजुसो रूह, इस पर भी मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें डिटेल फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो इसमें दो नियम कार्य करेंगे, पहला नियम, दूसरा नियम। अब यहाँ पर क्या है, यदि पद के अंत में स या सजुस हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है, इस रू का ऊ हट जाता है, केवल र शेष रहता है, यानी र बच जाता है। ठीक, यानी कि स या सजुस का ओवरऑल रू बनेगा पहले। ठीक है, उसके बाद रू का ऊ हटेगा और र बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा, स का र बन जाएगा। ओवरऑल ये नियम यह कहना चाहता है। ठीक है, अब नियम दूसरा क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले अ और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तथा उसके पश्चात कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन किसे कहते हैं, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जैसे क वर्ग है, क ख ग घ अंग में 5 वर्ण हैं। ठीक, अब 5 में से तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग घ अंग। ठीक है, च छ ज झ ञ में झ च छ ज ज झ इ ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। ठीक है, ये कहना चाहता है ये कथन। ठीक, अब या य व र ल ह में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है, रू का ऊ लोप होकर र बचता है, यानी ओवरऑल वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड हो गया है, मृदु व्यंजन। ठीक है, तो आइए इन एग्जाम्पल्स को आप अगर जब समझ लेंगे उसके बाद यह टॉपिक भी आपका फिनिश हो जाएगा, सस जुसो रू। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, निस प्लस दयः, निस प्लस दयः का जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कि स या सजुस हो तो स के स्थान पर रू हो जाएगा। ठीक, तो वही चीजें हम करेंगे, स की जगह पर ब्लू पेन में ले रहा हूं, निस की जगह पे क्या हो जाएगा, निरू। ठीक, प्लस दयः, अब उस सवाल के हिसाब से रू हो जाता है, इस रू का ऊ हट जाता है, केवल र बचता है, यानी इस रू का ऊ हटा दिया हमने, केवल र बचा, आधा र, फिर उसके बाद या जिसको हम कहते हैं हलंत र, फिर दयः। अब इसको इसमें अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये यहाँ पर ऐसे वाला हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, निर्दयः। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, निस प्लस दयः का क्या हो गया, निर्दयः हो गया। अब इसका अगर आधार अगर मैं बना देता हूँ, डायरेक्ट बनाओ, अब इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। निस का आधार बन गया निराश्रितः, क्या हो जाएगा, निराश्रितः। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब शिशुः अपतत, शिशुः अपतत ये विसर्ग है और उसके बाद अ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हलंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिशुरपतत, शिशुरपतत। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कवि आगतः, अब जैसा कि ये दूसरा नियम यहाँ पे लगेगा, अ और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तथा उसके पश्चात कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन। ठीक, यानी कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि है प्लस आगतः, कवि रागतः, कवि रागतः। ठीक, ओवरऑल यहाँ पर हलंत रा आपको कर देना है, बात खत्म। गुरु प्लस जयति, गुरुर जयति, गुरुर जयति। ठीक, तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका फिनिश होता हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी के सभी एग्जांपल्स करने हैं। ये कौन सा संधि था, सस जुसो रूह, आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो है अपने संधि पर आते हैं, अतोर और प्लुताद प्लुते, तीसरा संधि है, इसके बाद एक और टॉपिक, उसके बाद आपका फिनिश। तो यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात अ हो तो पश्चात के अ सहित विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है, उदाहरण से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। बालह अवदत, यानी ये विसर्ग है, अ है, विसर्ग के बाद आपको सदैव अगर अ देखने को मिलता है। ठीक, यानी ये विसर्ग है, उसके बाद आपको अगर अ देखने को मिल रहा है तो आपका सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हट करके
ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बालो अवदत। ये कौन सा है, ये जो आपका बना है इसको हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। कह प्लस अपि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयपि। क्या हो जाएगा, कोयपि। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग अ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा इसका। तो रामो अपि, रामोयपि। ठीक, इस तरीके से चीजें होंगी। एक सेकंड, मैं यहाँ पर नीचे रख ले रहा हूँ, अच्छे से लिखाई नहीं दे रहा। तो रामोयपि हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुकह प्लस अस्ति, तो यहाँ पे सुकोयस्ति, सुकोयस्ति। ठीक, अब उसके बाद हरे प्लस अव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरेयव। ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका ये सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका अतोर पुताद प्लुते सूत्र में आपको क्या करना है, विसर्ग है अ है, उसका ओ बन जाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट हस्य पर आते हैं। तो हस्य लास्ट संधि है। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ संधियां दूंगा या विच्छेद दूंगा, जिससे वही आपके हो सकता है बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट आ जाए। ठीक, तो हस्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व अ तथा विसर्ग के पश्चात कोई मृदु व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या मृदु व्यंजन, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया, ठीक है, पेन मैं चेंज कर ले रहा हूँ। तो चौथे पांचवें वर्ण अथवा य वरल के में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर उ के द्वारा ओ हो जाता है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मेघ प्लस गर्जती है, या इसको हम लिख सकते हैं मेघस प्लस गर्जती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेघ, ये जो विसर्ग है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि उ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। तो यहाँ पर उ मैंने लिखा, फिर उसके बाद इसको ओ बना दिया, तो मेघो गर्जति। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए अभी हम स्टेप में जाएंगे। राम, विसर्ग के स्थान पर हमको उ लिखना है, प्लस नमति। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, रामो नमति। ठीक है, इसी तरीके से करना है, बहुत आसान है। ठीक, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जो है हस च संधि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, मृगस प्लस धावती। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मृग प्लस उ प्लस धावती, तो क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल मृगो धावती। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बाकी के दोनों एग्जाम्पल्स खुद से करने हैं। ठीक है, शिवो वंध रामो हसति। ठीक, ये बाकी के दोनों एग्जाम्पल आप खुद से करिएगा या कमेंट में बताइए। और मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप जो है कमेंट कीजिए, अगला टॉपिक अगला जो है वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं वो भी वीडियो आपको लेकर के आके दूंगा। ठीक है, बस आपको कमेंट करने की देरी है, बाकी वो वीडियो मैं तुरंत लेकर के आऊंगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संधि एवं उनके विच्छेद, मैंने जैसा कि आपको कहा स्टार्टिंग में, उसी हिसाब से यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण संधि एवं उसके विच्छेद यहाँ पर रख रहा हूँ। रामम वंदे इक्वल टू क्या हो जाएगा, रामम प्लस वंदे। ठीक, रामम प्लस वंदे, ये कौन सा संधि है, अनुस्वार संधि। आप समझ सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। नमस्ते का क्या हो जाएगा, नमधन्ते विसर्जनीय शस्य हो जाएगा, कितनी बार पूछा गया है। शान प्लस तह, शांतः का क्या हो जाएगा, शान प्लस तह परस्वर संधि है, जैसा कि मैंने कहा ये इतना। अनुस्वार संधि कभी कभी मो अनुस्वार भी लिख करके आता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद सियो आचर्य का क्या हो जाएगा, अर्च्य, यानी शिवश आचर्य, मतलब शिवस प्लस अर्च्य, यहाँ पे हलंत सा रहेगा। और उसके बाद हरीश चलति, हरिह प्लस चलति, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रामस चलति भी पूछ लेता है, यहाँ पर रामम वंदे की जगह पे हरिम वंदे भी पूछ लेता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पांचों निबंध इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए हुए हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, और ओवरऑल इस तरीके से आपको जो है सारी चीजें पढ़नी है। इस तरीके से अगर ये टॉपिक यहाँ पर आपका फिनिश होता हुआ, और मेरे भाई अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, तो आपके संधि में इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसको हो सके तो आप दोबारा से भी देख लीजिए, लेकिन जितना मैंने कराया है उसको अगर आपने याद कर लिया या अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद यहाँ से आपके 2 अंक कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ वीडियो में जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, 40 वाक्य इक्वल टू दी 8 अंक पक्के। उस वीडियो में मैंने निबंध टॉपिक को डिस्कस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, तो उस वीडियो को अच्छे से देखिए, वहां पर आपके 8 अंक पक्के हो रहे होंगे। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा मेरे मित्रों, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा।